हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए हुए हैं। हम बेस किसे करते हैं या किसके माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, ये हम लक्ष्मीकांत, जो कि आप जानते हैं यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उसके लिए बाइबल हो। कौन सा पेपर? जीएस2। अगर आप प्री एग्जाम की बात करते हैं तो प्री एग्जाम में भारतीय संविधान का उत्तर प्रदेश में पीसीएस के एग्जाम में कम से कम 20 से 22 सवाल पूछे जाते हैं, और जिनका बेस कौन होता है? लक्ष्मीकांत ही होते हैं। यूपीएससी की बात करोगे तो करंट से कनेक्ट करते कम से कम 5 से 6 सवाल 7 सवाल यूपीएससी के प्री में पूछे जाते हैं। कहाँ? संविधान से होते हैं। और कहाँ से आधार बनता है? यम लक्ष्मीकांत का। किसी भी स्टेट की बात करिए, अगर संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन का जवाब कौन देता है? यम लक्ष्मीकांत। यम लक्ष्मीकांत की भाषा क्लिष्ट है, समझ में कम आती है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इनमें नहीं रखा गया, जिनका होना बहुत आवश्यक है। कुछ चीज़ों को हमने क्या कर रखा? ऐड कर रखा है। जिनको हमने ऐड कर दिया है वो आपकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको एम लक्ष्मीकांत से देख के कवर करना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, ये हम प्रयास से करते हैं कि प्री में दोनों के साथ कवर किया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर देखा जाए जीएस2 में जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, यानी हम किसे पढ़ रहे हैं इस समय? हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का ऐतिहासिक आधार, यानी संविधान की विकास यात्रा, या कह सकते हैं क्या संवैधानिक विकास के ऐतिहासिक परिदृश्य। जितने भी नाम दिए जाएं, या आप कह सकते हैं क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी से आप कह सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 1773 शुरू होता है, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत किया 1600 से लेकर 58 तक का हमने संवैधानिक इतिहास जो रहा उसका अध्ययन कर चुके हैं। और हम इस संविधान के ऐतिहासिक परिदृश्य को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है। एक क्या 1773 से लेकर के कहाँ 1858 तक, और दूसरा क्या 1858 से 1947 तक। यानी जो 1773 से 1858 है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास क्रम है उसकी बात की जाती है। 1858 से 1947 की जो बात की जाती है, अगर ये देखा जाए वहाँ ब्रिटिश सम्राट के अधीन क्या भारत में संवैधानिक विकास का क्रम। वास्तव में विकास क्रम का यहाँ सीधा तात्पर्य क्या होता है कि उनके द्वारा बनाई गई विधियाँ कानून रहे हैं जो हमारे ऊपर लागू हुए, हमारे पर शासन किया गया, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, चाहे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया गया। उन्हीं अधिनियमों से कुछ ऐसी बातें जिसके हम हैबिचुअल थे, हम आदी थे, हमारे संविधानविदों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी चीज़ों को ही से अडाप्ट किया है, उसी को हमारे भारतीय संविधान में रखा है, जो हमें 26 जनवरी 1950 को मिला है, जो आज 2024 में भी पूरी तरह हमारे पर लागू है। इस भारतीय भूखंड को क्या बनाता है? संप्रभु राज्य बना देता है। और वो हम उसे क्या करते हैं? अंगीकृत भी किए हुए हैं, आत्मार्पित भी किए हुए हैं। यानी वो क्या है? उससे हम ग्रहण भी करते हैं, अपनी आत्मा में उतारते भी, दोनों बातें हैं। यानी आत्मिक लगाव किससे है? तो भारतीय संविधान से। उसे बदलने की बड़ी चुनौतियां होती हैं, सरकारें आती हैं, चर्चा करती, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस संविधान का विकास लगभग 350 सालों में हुआ है, क्या उसे यूं ही बदला जा सकता है? नहीं। जो बदलना चाहेगा वो शायद स्वयं बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बदलना इतना आसान नहीं है। उसमें जो भी बातें, जो प्रावधान, जो प्रोविजन रखे गए हैं, अगर ये कहा जाए कि अभी वो 1000 सालों तक होगा, समय परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ बातों को संशोधन करना होगा। क्योंकि आपके जीएस1 टॉपिक में ही आप देखेंगे जहां पर ऐतिहासिक आधार के साथ इस संविधान की विकास विशेषता की बात की जाएगी, वही संशोधन का भी बात है। और संशोधन कहाँ आती है? 368 यानी आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने के लिए शक्ति किसको दी गई है? संसद के पास है। संसद संशोधन कर सकती है अगर आवश्यकता समझती है तो। वो भी 2 तरीकों से। एक सामान्य तरीका है, यानी संशोधन करने की संक्रमण काल के दौरान जब संविधान में कोई प्रावधान नहीं, देश में एक ऐसी अवस्था बनी हुई है कि कुछ प्रावधानों की जरूरत है, संविधान में नहीं है, तो संसद हमारी संशोधन करने के लिए तैयार रहती है। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को इतनी आसानी से हम छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका विकास कई सालों के पश्चात हुआ। कई सालों की अपनी इसकी यात्रा है। यानी कब? 1773। लेकिन अब आपको ये समझना है, कहा तो जाता है कि भारत में संवैधानिक इतिहास का सूत्रपात कहाँ से होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होता है। लेकिन जब आप आते हैं कहाँ? 1858 में। 1858 में जो ब्रिटिश ताज का शासन भारत में शुरू होता है, तो उसके शासन शुरू होते ही यानी उसके पश्चात 1858 शासन अधिनियम के बाद एक क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861, जो क्या कहता है? अगर ये कहा जाए भारत में वास्तव में कुछ आभास होगा, यानी 1857 ने आभास दिलाया था किसे? ब्रिटिश सम्राट को, तो उसने 1858 अधिनियम पारित करवाया था। और अब उसे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि बिना भारतीयों के सहयोग के हम भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। यानी 58 और 61
2 सालों का अंतर होता है। उसे अंदाज़ा लग गया कि जब तक भारतीय लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि वास्तव में भारतीयों को शामिल करते हुए भारतीयों के लिए विधि बनाने की शुरुआत कहाँ से होगी? 1861 से होगी, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। अगर कह सकते हैं तो भारत में क्या शुरुआत हो चुका है? संवैधानिक विकास का सूत्रपात, यानी 1861 का जो अधिनियम है यह भारत में संवैधानिक इतिहास का सूत्रपात करता है। इस कानून ने क्या किया है, या कह सकते हैं इस एक्ट ने क्या किया है? भारत में एक सहयोग नीति को जन्म दिया है। सहयोग नीति कैसी? अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश सम्राट को ये समझ में आ चुका था कि हमें किसकी मदद चाहिए? भारतीयों की मदद चाहिए, यानी सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता। हम उदार तो रहेंगे लेकिन हम क्या रहेंगे? थोड़ा सा तानाशाह भी बने रहेंगे। ऐसा किसकी सोच थी? ब्रिटिश सम्राट की। यानी इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ? भारत ये संवैधानिक या विकास की यात्रा शुभारंभ होता है, यहीं से शुरू होता है, 1773 से नहीं, क्योंकि यहाँ भारतीयों को भी शामिल अब किया जाएगा। उनको शामिल किया जाएगा, उनसे भी उनके ऊपर लागू करना विधि, तो कहीं ना कहीं उनसे भी जाना जाएगा कि आप कौन सी विधियों का अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या किया गया? सर्वप्रथम भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया गया। क्या किया गया? भारतीयों की भागीदारी सबसे पहले सुनिश्चित की गई। अब आपको ये समझना है कि उदार निरंकुशता और भारतीयों को शामिल करना, भारतीयों को शामिल करने के लिए ही वास्तव में यानी कि सहयोग की नीति जो शुरुआत किया था किसने? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा या ब्रिटिश संसद ने किया। तो उसने कहा कि सहयोग की नीति अपनाएंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है? एक्ट चाहिए। तो एक्ट कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी के द्वारा क्या किया गया है? भारत में सबसे पहले भारतीयों को उस सत्ता में शामिल करने की बात की गई थी। अब आप एम लक्ष्मीकांत की अगर बात करेंगे, आप थोड़ा सा उनके पैरा को देखिएगा 1861 को। वहाँ लिखा गया कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए किसका सहयोग चाहिए? भारतीयों का। तो इसीलिए तो यहाँ रखा गया कि सर्वप्रथम भारतीयों की भागीदारी हो। यानी 1857 में झेल चुके थे, उन्हें लग चुका था अगर भारतीयों को शासन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो भारत को बहुत दिनों तक हम गुलाम नहीं बना के रख पाएंगे। अगर इनमें विरोध की चिंगारी जलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि कई बार विद्रोह करेंगे, हमें बहुत जल्द ही भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ जाना पड़ेगा? यूरोप लौटना पड़ेगा। इसी भय में उन लोगों ने इस एक्ट को पारित किया और क्या किया? जो है भारतीयों को भागीदारी उनकी सुनिश्चित कर दिया। कहाँ? ब्रिटिश शासन में। अब ये बातें आप जब देखते हैं यानी कि सहयोग लेने के लिए, और इस सहयोग के लिए ऐसा नहीं कि एक एक्ट है, 1861 हो, 1892 हो या 1909 आपका है या कौन सा? हाँ 1909। 3 ऐसे एक्ट आएंगे जो कि क्या करेंगे? भारतीयों को किसका हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे? वो करेंगे ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाने के लिए। जिससे जब भारतीय शामिल होंगे तो कहते हैं कि जो शामिल होगा वो क्या चाहता है वो बातें कौन समझेगा? ब्रिटिश सम्राट समझेगा। या उसकी क्या इच्छा है, या यूं ही कह सकते हैं या कि जो भारतीयों की कमजोरी थी वो भी किसे पता लगेगी, धीरे धीरे जानकारी मिलती रहेगी किसे? ब्रिटिश सम्राट को। ये भी कह सकते हैं आप। अब ये देखना है कि जो ये एक्ट आया तो ये वास्तव में इसमें था क्या? इतनी तो इसकी पृष्ठभूमि ही है। तो उसमें देखिए एम लक्ष्मीकांत में है कि इस अधिनियम की क्या विशेषता थी। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब आप समझ गए ना कि सर्वप्रथम भारतीयों को शामिल किया गया, यानी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया थी उनमें भारतीयों की एंट्री अब हो गई, शामिल किया गया। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद, यानी उसने क्या किया? अपनी गवर्निंग काउंसिल का विस्तार किया और विस्तारित करके गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर लिया। किसे नामांकित कर लिया? गैर सरकारी। यहाँ देखिए, यानी किसे? उसने अपनी काउंसिल में यानी विधि निर्माण करने के लिए और भारतीयों का सहयोग लेने के लिए कौन? वायसराय ने क्या किया? गैर सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट कर लिया। नॉमिनेट का मतलब मनोनीत होता है, नामांकित भी होता है। नॉमिनेट कर लिया और उस क्रम में उसने क्या किया? 1862 में लॉर्ड कैनिंग, कौन? अगर दोनों की बातें आप जोड़ लीजिए, भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1862 में वो समय है किसका? कैनिंग का समय है। किसका समय है? लॉर्ड कैनिंग का। कैनिंग ने क्या किया? आप देखिए लक्ष्मीकांत में ही 3 भारतीयों को शामिल किया। वो 3 भारतीय कौन थे? अगर 3 भारतीयों की बात किया जाए तो कैनिंग ने पहले किसे लाया? बनारस का जो राजा था
उसे लेके आए। बनारस के राजा को शामिल किया, पटियाला के महाराजा को शामिल किया। किसे? पटियाला, पटियाला के महाराजा को भी इसमें शामिल कर लिया। और जो तीसरे थे उनका नाम था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इन लोगों को, ये गैर सरकारी सदस्य हैं, इनका ब्रिटिश हुकूमत में कोई पद नहीं है। इन तीनों लोगों को इनकी सहयोग लेने के लिए वायसराय ने क्या किया, यानी लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में इन्हें अपनी गवर्निंग काउंसिल यानी कि क्या गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनाया। अब ये बात ये भी थी, इस अधिनियम में एक बात कह दी गई थी, क्या इस अधिनियम में पहले से बात कह दिया गया कि इस वायसराय को यह शक्ति होगी कि वह परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। वृद्धि कैसे? मिनिमम 6 होंगे, अधिकतम 12 होंगे। इसी बात को यानी कम से कम गवर्निंग काउंसिल में न्यूनतम 6 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए? 12 चाहिए, यानी 12 सदस्य होने चाहिए। और वो भी उस गवर्निंग काउंसिल के आधे से अधिक सदस्य को क्या होना चाहिए? गैर सरकारी होना चाहिए। ये भी बात कह दिया गया। तो पहला पैराग्राफ का कंप्लीट है। अगर आप ठीक से लक्ष्मीकांत समझिए तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्या किया गया इसी अधिनियम ने? किस अधिनियम ने? यानी भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद कहिए, शासन कहिए, अधिनियम ने क्या किया, इसने मद्रास और बंबई दो हैं यहाँ, कौन? मद्रास और बंबई को विधायी शक्ति दे दिया। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? विधि निर्माण करने की शक्ति दे दी गई, दोनों को दिया गया। पहले ले लिया गया था 1833 में, लेकिन इन्हें दोबारा 1861 के परिषद अधिनियम द्वारा दे दिया गया। और ये भी जानिएगा यहीं पर किसकी शुरुआत होती है? विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। जब इन्हें शक्ति दी गई तो इसका मतलब ये होता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी। अब कहेंगे जो इन्होंने विधि का निर्माण करेंगे, इनकी विधि के निर्माण का अंतिम निर्णय करने वाला कौन है? गवर्नर जनरल। बात को ध्यान रखिएगा, अंत में उसकी मदद उसके स्वीकार करना होगा। अगर गवर्नर जनरल नहीं स्वीकार किया तो ये जो आप विधि बनाएंगे दोनों प्रांत, कोई मतलब नहीं करेगा। यानी उस विधि को स्वीकार करने का शक्ति कुछ हमेशा बना हुआ किसके पास? उस वायसराय के पास। अब देखिए, अगर देखा जाए विकेंद्रीकरण की शुरुआत यही है। और वास्तव में जो 1773 था उसमें आपने देखा कि जो केंद्रीयकरण की शक्ति लाई गई थी उसे 1833 में एकदम चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। किसने? ब्रिटिश हुकूमत ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो केंद्रीयकरण की शुरुआत कहाँ से? वास्तव में भारतीय संवैधानिक क्रम में केंद्रीयकरण की शक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, जो अपनी चरम अवस्था कब पहुंचेगा? कब? 1833 में। लेकिन उसका अगर देखा जाए उसे तोड़ कहाँ दिया जाएगा? केंद्रीकरण को पलट करके क्या लाया जाएगा? विकेंद्रीकृत कर दिया जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाना। केंद्रीकरण का मतलब होता है टोटल पावर किसी एक में चला जाना। यानी गवर्नर जनरल जब 1833 बना था तो सारी शक्तियां उसके पास थी। यहाँ सारी शक्तियां नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नर जनरल अब वायसराय है और उसने शक्ति दे दिया किसे? बंबई और मद्रास को, कि आप विधि का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह कि अंतिम निर्णय करने का, उन पर लागू करने के लिए गवर्नर जनरल यानी वायसराय की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी। चरम पहुंची। इस विधायी विकास की नीति के कारण ही 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल होगी। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 स्वायत्त राज्यों का निर्माण होगा हिंदुस्तान में। ये आप कहाँ पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे। यानी अगर ऐसा विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में ना होती तो भारत में स्वायत्त राज्यों का उदय नहीं होता। अब आप कहेंगे आप मुगल साम्राज्य मत जाइएगा, वहाँ स्वायत्त राज्य का जो उदय हुआ है वो देखा जाए तो धर्म के अधीन है, और यहाँ जब बात करोगे तो विधि के अधीन है। दोनों में अंतर है, इस बात को आप समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पैरा में आप जाएंगे तो क्या है? बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, यहाँ पर विधान परिषदों का गठन होगा। अब मैंने इस बात की चर्चा नहीं किया, यानी कहाँ? बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी आप समझ सकते बलूचिस्तान देश का। भारत उस समय भारत पाकिस्तान एक है, तो उत्तर पश्चिमी आप कहाँ? उत्तर प्रांत मतलब क्या होगा? बलूचिस्तान। और कौन था? बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, और एक बचा कौन? पंजाब। हाँ, पंजाब। ये जो तीनों हैं, यहाँ पर क्या किया गया? विधान परिषद की स्थापना हुई। जैसे कि 1862 में बंगाल, और 1866 में कौन? उत्तर पश्चिम प्रांत, 1866 में, और 1897 में पंजाब। यानी कि आज से इस प्री के एग्जाम में मैचिंग टाइप में पूछा जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा
कि बंगाल में विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1862 में। उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में। पंजाब में 1897। क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता क्या प्री एग्जाम में कि भारत परिषद अधिनियम 1867 के दौरान निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी? और वहां पे ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा? आपसे दिया जाएगा 1, 2, 3 या ABCD कर दिया गया और कहा गया इनमें से कहाँ नहीं किया गया था। तो ABCD में तीनों आ जाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5 करके पूछना होगा तो 3 नाम तो ये होंगे, 2 नाम और किसी राज्य के होंगे। आपको फंसा देंगे, बंटाधार करवा देंगे या क्या करेंगे, सन की बात कर लेंगे। अगर सन की बात कर दिए तब भी बंटाधार है। यानी कि आपको इस तरह समझ के ये नोट डाउन कर ली, कहीं नोट्स में आपने बना लीजिएगा, कोने में लिख दीजिएगा कि विधान परिषद का गठन 1861 अधिनियम के तहत कहाँ? बंगाल में 62 में, उत्तर पश्चिम प्रांत 66 में और पंजाब में 1897। यानी आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब दूसरी बात कहा जाए कि इस अधिनियम में एक बात और की गई थी, क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी किसके पास? वायसराय के पास। यानी वायसराय संकटकालीन स्थिति में क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करेगा और अध्यादेश जारी करेगा तो उसकी अवधि कितनी होगी? मात्र 6 माह होगी, इससे अधिक नहीं होगी। यानी 6 मंथ तक होना है किसकी अवधि, लेकिन संकट काल में। और ये भी आप समझिएगा इस समय भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति को, जहाँ जिसको प्रेरणा संविधान सभा के सदस्यों को यहीं से मिला था, उन्होंने इसी बात को आत्मसात किया और राज्यपाल और किसी राष्ट्रपति को शक्तियाँ दिया। राष्ट्रपति 1, 2, 3 और राज्यपाल को 2 और 3 में दिया। कब दिया? जब सत्र ना चल रहा हो, सदनों का सत्र नहीं है, आवश्यकता है विधि की, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति हमारे राज्यपाल को भी है 213 में और 123 हमारे राष्ट्रपति को है। उसकी अवधि कितनी है? 6 वीक है, ध्यान रखिएगा। 6 सप्ताह में किसे करना पड़ेगा अप्रूवल? संसद को हमारे। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रद्द हो जाएगा। अगर अप्रूवल कर दिया तो ऑर्डिनेंस 6 माह तक बना रहेगा। तो 6 मंथ यहाँ है, देख लीजिए आप। यानी वायसराय को संकट काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देगी। दूसरी बात क्या? तीसरे एक और शुरुआत कर दिया, क्या? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। यानी जो काउंसिल थी, जो विधान परिषदें थी, उनमें नई बात की गई, क्या? लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुभारंभ किया। और अभी भी वर्तमान में हमारे यहाँ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुभारंभ है, अभी भी चल रहा है। क्योंकि चल रहा है इसलिए आप देखेंगे तो हमारे मंत्री है ना, कोई गृह मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई कपड़ा मंत्री है, कोई श्रम मंत्री, ऐसे मंत्री हैं, कोई जल मंत्री है ना, आप देखेंगे कोई सहकारिता मंत्री है। तो यानी कि इसकी शुरुआत, पोर्टफोलियो की शुरुआत अगर कहा जाए, प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली 1859 में वायसराय द्वारा किया गया था। और ये भी बात है किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक विभागों का भार दिया जा सकता था। अभी भी क्या है कि हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं, कभी कभी एक से अधिक विभागों के मंत्री बना दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारे देखा जाए, कुछ विभाग एक्स्ट्रा किसके पास? हमारे राज्य के CM योगी आदित्यनाथ जी के पास CM का तो पद है ही है, उसके अलावा इनके पास कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी विभाग हैं, अभी भी सुरक्षित हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री को इस बात का भरोसा नहीं होता सभी पर कि काम कर पाएंगे या उसमें कुछ भ्रष्टाचार कर जाएंगे। तो जो CM बड़े स्वच्छंद और स्वतंत्र और ये कह सकते हैं कुशल प्रशासक बनना चाहते हैं, वैसे CM कुछ विभागों को अपने अधीन रखते हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में बड़ा विवाद भी होता है। लेकिन फिर भी वो विवादों का सामना करते हुए यानी जनता के हित में कुछ ऐसे पोर्टफोलियो को अपने पास रखते हैं। इसके लिए सटीक एग्जाम्पल इस देश में खाली सिंगल CM है, उनका नाम योगी जी है। पूरा नाम आप पता कर लीजिए। मतलब उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम में कुछ अपने पास रख लिया है, सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए। यानी कह सकते हैं CM यहाँ कुछ ना कुछ अधिक थोड़ा सा ताकतवर है। पुलिसिंग सिस्टम में पूरा का पूरा इंटरफेरेंस किसका है? हमारे CM का। इस बात को जान रहिएगा, इसमें बुलडोजर चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो संविधान में वर्तमान में है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें क्या, हमने कहा कि संविधान का विकास क्रम, यानी वहां से हम प्रेरित हैं। ये बात समझिए। जो कहता देश की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को कहाँ से मिली थी? यहीं से मिली थी। उन्होंने इस बात को समझा और रख दिया उठा करके। इसलिए कहा जाता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी बातें रखी गई, क्योंकि हम उसको जानते थे उसके बारे में, क्योंकि सारी बातें हमारे लोगों ने डिमांड किया था, तब ये मिला था कि संकट काल में होगा क्या, तो वायसराय को पावर दे दिया गया था। क्योंकि वायसराय ब्रिटिश ताज यहाँ या ब्रिटिश क्राउन तो यहाँ था नहीं, ब्रिटिश सम्राट तो यहाँ था नहीं, तो वायसराय ही मालिक था। तो वायसराय को पावर दे दिया गया था कि संकट काल आ जाएगा तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आपातकाल में बिना काउंसिल के, बिना गवर्निंग काउंसिल के आप क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, बिना किसी जरूरत नहीं किसी की। ये दे दिया गया।
अब आप सारी बातें मुझे लगता है कि समझ चुके हैं। इसमें एक ऐसी बात बच रही है क्या, जो हम लोगों से छूट सकता है, क्या वायसराय विधायी कार्यों हेतु, किसके लिए, विधायी कार्यों हेतु नए राज्यों का निर्माण और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की शक्ति पा गया। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को भी पावर मिला कि वह क्या करेगा, विधायी कार्यों हेतु, ध्यान रखिएगा, विधायी कार्यों के लिए नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता था, वायसराय, और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या कर अपॉइंट कर सकता था। ये पावर कौन दे दिया था, यही एक्ट किसको दे दिया था, वायसराय को। तो ये देखा जाए तो 1861 का जो अधिनियम है बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको समझना चाहिए। स्टॉप। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद जो महत्वपूर्ण कौन सा है, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगर ये कहा जाए कि यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का विस्तार मात्र है तो यही सही है। क्या है, उसका विस्तार है। आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, वहाँ आप देखिए 1892, वहाँ क्या बातें की गई हैं, उसमें बस 2-3 पॉइंट की कहानी पूरी की पूरी है। क्या कहा गया कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्या पहले क्या आपके लिए है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कौन, जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, जो कहा गया था 1861 में क्या, ये आधे होंगे, अब क्या होंगे, अब बढ़ सकते हैं, यानी अधिक से आधे से अधिक हो सकते हैं। इन्हीं सदस्यों की संख्या में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। लेकिन अगर ये कहा जाए किसी मामलों में अगर मतदान की बात आ जाए तो बहुमत किसके पास था, सरकारी सदस्यों के पास ही था। ये कह सकते कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश हुकूमत की अपनी एक चाल थी, जो चाल चल रहे थे, यानी बहुमत किसके पास था, सरकारी सदस्यों के पास था, भले ही गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इस अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया। दूसरी बात क्या, बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का, जो सार्वजनिक हित के संबंध में या जो सार्वजनिक टाइप के प्रश्न होते थे उन्हें पूछने का अधिकार गैर सरकारी सदस्यों को दिया गया, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। यानी कि इस अधिनियम द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला किसे, गैर सरकारी सदस्यों को, लेकिन बजट पर बहस करना यानी सार्वजनिक हित की बात करना, उससे संबंधित कोई सवाल करना वो सदन में पूछ सकते थे, जिसका जवाब देने के लिए कार्यपालिका पूरी तरह उत्तरदायी थी, उसे जवाब देना पड़ता था। दूसरी बात क्या, एक खास बात और क्या, इस एक्ट के द्वारा निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ भारत में। लेकिन आप यूँ समझिएगा पहली बार हुआ था, लेकिन कहीं पर भी इस एक्ट में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन जब जाएंगे कहाँ 1919 में, तो आपको निर्वाचन की झलक दिखेगी। यह निर्वाचन का प्रारंभ वास्तव में कब हुआ, निर्वाचन की प्रक्रिया का, तो भारत परिषद नियम 1892 से। लेकिन इलेक्शन जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया, कहाँ, इस एक्ट में। इसमें इतनी सी बातें हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं है। इतना आप जानते तो एक्ट आपके लिए कंप्लीट है। इसके अलावा अब आपका क्या बचा है, 1909 और 1919, जिसका अध्ययन हम एक लेक्चर में करें, एक साथ करेंगे। फिर एक लेक्चर होगा क्या 1935 का, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समाप्त हो जाएगा। यानी आपने जो भी 1773 से यानी कि 1600 से हमने शुरुआत किया, 1773 के पहले का जो इतिहास है वो लक्ष्मीकांत में नहीं है, हम लोगों ने उसको भी पढ़ रखा है, चार्टर 1600, और हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 1892। यानी 1892 परिषद अधिनियम तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपके सामने 3 एक्ट हैं, कौन, 1909, 1919 और 1935। यही 3 आपको पढ़ने बची हुई है। बाकी जो संविधान निर्माण की पूर्व की जो अवस्थाएं दशाएं हैं उनका अध्ययन हम अलग से करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, या कुछ ऐसा है जो आप सुझाव देना चाहते हैं, बेशक दे सकते हैं। इन सारे लेक्चर्स का नोट्स आपको अवेलेबल होगा, थोड़ा भी समय लगने वाला है, और शायद नोट्स फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी अपने विकास क्रम में हो। जैसे आपका ये चैप्टर विकास क्रम में चल रहा है, वैसे उनका भी विकास अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वो लिखे जा रहे हैं, टाइप करवाए जा रहे हैं, बाद में आपको जरूर मिलेगा। तो कोई भी सुझाव हो बेशक आप शेयर करिए। धन्यवाद।